तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे। आज से क्रैश कोर्स आपका प्रारंभ हो गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बिहार बोर्ड से कक्षा 12वीं की परीक्षा 8 से इस वर्ष यानी 2022 में देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, आज का सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में मैं सर्वप्रथम आपको 400 प्लस ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। ठीक है, 400 प्लस ऑब्जेक्टिव कराने के बाद ही मैं सब्जेक्टिव पर चलूँगा, यानी पहले ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, फिर पूरा लघु करा दूंगा, फिर पूरा दीर्घ करा दूंगा। ठीक है, जो भी बच्चे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं उन्हें गैस क्वेश्चन कल आपको मिल जाएगा, इसके लिए वे निफिक्र रहें। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है मैं एक वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, अर्थात 100 के सीरीज से ऑब्जेक्टिव वीडियो की संख्या आपको 4 रहेगा, यानी 4 गुने 100 बराबर 400 आपको हो जाएगा। तो 4 वीडियो में ऑब्जेक्टिव समाप्त करने के बाद मैं आपको सब्जेक्टिव पे चला जाऊंगा। ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव का PDF मैंने आप सभी को पहले ही भेज दिया था, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को मैंने नहीं समझाया था, इसलिए आज हम इस ऑब्जेक्टिव को मैं समझाऊंगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस प्रकार बनाया गया है जिससे आपको याद करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी है ना होगी, यानी 3 प्रश्न को एक में सेट किया गया। ठीक है, जिससे आप बेहद आसानी से इसे याद रख सकेंगे। इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको VVI ऑब्जेक्टिव को भी चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न निकल करके आता है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब, कहाँ और किसने की। देखिए 3 प्रश्न है, कब, कहाँ और किसने। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, या तो पूछा जाएगा कि कब हुई, ठीक है, या तो पूछा जाएगा कहाँ हुई, या तो पूछा जाएगा कि किसने की। मैंने आप सभी को एशियाटिक सोसाइटी के बारे में बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी क्या है और इसका स्थापना कैसे हुआ था। लेक्चर का वीडियो में मैंने आपको बेहद अच्छे से समझाया था। एशियाटिक सोसाइटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि भारत का इतिहास जानने के लिए सर्वप्रथम एशिया में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना हुआ था। पहले नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, लेकिन इसका नाम चेंज करके बाद में क्या कर दिया गया था, एशियाटिक सोसाइटी आपको कर दिया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 को किया गया था। कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। कौन किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव में क्या हो गया, 3 प्रश्न आपका बन गया, यानी एक प्रश्न में 3 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया। ठीक है, तो ये जो आप याद करिएगा काफ़ी आसानी से आपको याद है ना हो जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी, आपसे देखिए पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, उत्तर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की, उत्तर क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। उस एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 15 जनवरी 1784। एक में मैंने कर दिया, काफ़ी ज़्यादा आसान आपका हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी को मैंने काफ़ी अच्छे से बता दिया था। अत्यधिक जानने के लिए पुरानी वीडियो देखें। ठीक है, सेकेंड आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता टीले का सर्वप्रथम कब उल्लेख, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख सर्वप्रथम कब और किसने की। ये भी 2 प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख किसने किया, या तो पूछा जाएगा कब किया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कौन किया, तो चार्ल्स मेसन ने किया था। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से खोज की कहानी में इन बिंदुओं को मैंने बताया था। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रश्न आपका हो गया। नेक्स्ट है, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना तो 1861। ठीक है, 1861 में पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था। ठीक है, पुरातत्व विभाग क्या है, मैंने आपको लेक्चर के वीडियो में मैंने समझाया था कि भारत का, अब देखिए जो भी अवशेष जो प्राप्त हुआ था उसी अवशेष के ज़्यादा जानकारी के लिए जो है इतिहासकारों ने क्या किया था, पुरातत्व विभाग का स्थापना किया था। मैंने बताया भी था कि पुरातत्व विभाग का जो स्थापना भारत में हुआ था उसका जो डायरेक्टर बना था, कौन बना था, अलेक्जेंडर कनिंघम बना था। डायरेक्टर को ही हम लोग महानिर्देशक बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है ना हो जाएगा, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की, इसमें भी 2 है, आपको पूछा जाएगा एग्जाम में।
मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, या तो पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई। एक साथ दोनों नहीं पूछा जाएगा, हम आपको आसान बनाने के लिए एक साथ दोनों दे दिए, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुआ। कौन किया, तो राखालदास बनर्जी ने किया। आपको ये सब पॉइंट को अच्छे से याद करना है, ठीक है। मैंने आपकी सुविधा के लिए सभी को एकत्रित कर दिया, एक जगह कर दिया, ताकि आपको याद करने में आसान हो जाए, ठीक है। आपके एग्जाम में रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था। मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता को ये हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, इसी सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं, बताया था, ठीक है। तो उत्तर इसका हो जाएगा त्रिभुजाकार। जो हड़प्पा जो सभ्यता था इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार। मैंने बताया था कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, बताया था कि नहीं बताया था। ऊपर में हो गया मांडा, बलूचिस्तान हो गया, यहाँ महाराष्ट्र का एक कोई क्षेत्र था, यहाँ पर अंतिम में मेरठ तक था। तो देखिए त्रिभुजाकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,000 था, जो कि मेसोपोटामिया से कितना गुना बड़ा था। तो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को जब हम मिला देंगे तो इसका 12 गुना था, ठीक है। मैंने लेक्चर की वीडियो में काफ़ी अच्छे से आपको बताया था। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्टिव है किस सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही है। नेक्स्ट है देखिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता क्यों कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता जो भी विकास किया वे कांसा के बदौलत ही किया, यानी कि उसका कृषि सामग्री जो भी था कांसा का बना हुआ था, ठीक है। बर्तन जो भी बने हुए थे कांसा के बने हुए थे, मूर्ति भी कांसा का ही बना हुआ था, यानी अधिकांश 90% औजार जो भी था, जो भी उपयोगी वस्तु था वो कांसा का ही बना हुआ था, इसलिए इसे कांस्य युग की सभ्यता भी हम लोग ये ना कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि कांसा कैसे बनता था, तो तांबा और टीना को पिघला दो, दोनों के मिला दो, बन जाएगा कांसा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है वो 7वां आपका ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है, हड़प्पा सभ्यता का परिवार कौन सत्तात्मक था। अब हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता ये तो बराबर है, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का परिवार कौन सत्तात्मक था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मातृ सत्तात्मक था। कैसा इसका सत्तात्मक था, तो मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था। अब समाज का स्वरूप कैसा था, ये भी आपका मातृ सत्तात्मक था, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न हो जाएगा सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। मैंने बताया था वे लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, लोहा से अज्ञान थे, ठीक है। बाकी टीना जानते थे, तांबा जानते थे, टीना दोनों मिला करके कांसा जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। यूं तो स्नानागार सभी जगह से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा, लोथल, लेकिन यदि विशाल स्नानागार यानी कि सबसे बड़ा जो स्नानागार जो है वो कहाँ से मिला, तो सबसे बड़ा स्नानागार आपका जो मिला था वो मिला था मोहनजोदड़ो से। मैंने बताया भी था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है लेक्चर की वीडियो में। हमको लगता है कि शायद हड़प्पा सभ्यता में हमको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, मतलब कि सारा ऑब्जेक्टिव आपको बन रहा है, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। हम जो भी कहानी सुना दिए सारा ऑब्जेक्टिव बन रहा है, याद करने का कोई झमेला नहीं है। वो अलग बात है कि हम आपको 5 मंथ पहले कहानी सुनाए थे, ठीक है। आई होप कि वो कहानी आपको अच्छे से याद हो। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, तो सबसे बड़ा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद ही आपका हड़प्पा आता है, उसके बाद शेष शहर आते हैं, चाहे वो कालीबंगा हो, लोथल हो, धोलावीरा हो, रोपड़ हो, ठीक है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो मृतकों का टीला। मैंने आपको बताया था कि जो सिंध प्रांत था, ठीक है, पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत मतलब राज्य होता है, तो सिंध प्रांत में जो भाषा चलता था वो सिंधी भाषा चलता था। जब राखालदास बनर्जी जब खोज किए थे तो राखालदास बनर्जी को एक ढेर पे बहुत सारा कंकाल मिला था, तो वहाँ अब हिंदी में तो हम लोग बोलेंगे ढेर, कंकाल का ढेर, लेकिन जो सिंध प्रांत था सिंधी भाषी में कंकाल को ढेर को वो लोग बोलता था मोहनजोदड़ो, अर्थात मरा हुआ लोग, मृतकों का टीला जो ढेर है, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ के जो क्षेत्रीय जो लोग थे इन्हें मोहनजोदड़ो से संबोधित किया, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है सिंधी भाषा के में, तो मृतकों का टीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, उत्तर क्या हो जाएगा, रावी नदी। मैंने रावी नदी के बारे में बताया था जो कि सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? कौन सा? मैंने बताया था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को बाग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था? अब देखिए साड़ी, यदि स्वरूप में साड़ी का दिया रहेगा साड़ी सभ्यता, तो उत्तर क्या हो जाएगा? साड़ी सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मैंने आपको अभी तुरंत बताया, सिंधी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कब और किसने किया? इसमें भी दो प्रश्न है, कब और किसने किया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया। मैंने आपको बताया था, काफ़ी अच्छे से बताया था कि जो पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर थे उस समय कौन थे? तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल डायरेक्टर थे। ठीक है। सर्वप्रथम डायरेक्टर तो अलेक्जेंडर कनिंघम बने, लेकिन बेचारा बुढ़ा हो गया, रिटायर कर गया, तो बाद में कौन बना? अलेक्जेंडर गए, तो जॉन मार्शल, ठीक है, डायरेक्टर बने, यानी कि डायरेक्टर को महानिदेशक बोलते हैं। अब इनके अंदर काम करते थे दयाराम साहनी, जस्ट लाइक एक कर्मचारी टाइप का। ठीक है। तो इन्होंने ही, कर्मचारी मतलब क्या? पूरा तदबीर था, यानी इतिहास का अध्ययन करना। तो इनके नेतृत्व में ही जो है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में क्या किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? उत्तर क्या हो जाएगा? क्रीट की सभ्यता। ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है विश्व की 4 प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। 4 प्राचीन का मैंने नाम भी बोला था। एक सिंधु घाटी सभ्यता स्वयं हो गया, दूसरा मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, तीसरा मिस्र की सभ्यता और चौथा चीन की सभ्यता। ये चारों समकालीन थी। ठीक है। इन्हीं चारों को विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन दिया रहे आपको, वह उत्तर हो जाएगा कि यह सभ्यता मेसोपोटामिया का समकालीन नहीं था। ठीक है। क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मां 3 को चलता था, एगो मेसोपोटामिया, एक मिस्र की सभ्यता, एक चीन की सभ्यता। बाकी जो भी ऑप्शन देगा वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो शेष जो दिया हुआ था वो क्या था? क्रीट की सभ्यता, यानी क्रीट की सभ्यता को समकालीन नहीं मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। ठीक है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा पश्चिमी उत्तर। इसे पश्चिम उत्तर भी आप लिख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। पश्चिम उत्तर रहे तो और पश्चिम उत्तर रहे तो। ठीक है। अब देखिए जो भी बोल्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है, उसको बाबू याद ही कर लेना, रट जाना है, घोड़ के पी जाना है। आम भाषा में जान लो, रट जाना है, घोड़ के पी जाना है, आएगा ही आएगा। वो अलग बात है आपको इजी लग रहा है, ये तो इजी, ये तो हमको आता ही है, लेकिन बाबू यही आएगा जो बनेगा, हम वही MBBI करेंगे ना, वही BBI करेंगे ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ऐसा BBI कर दे जो बोर्ड में नहीं आए। ठीक है। वो अलग बात है, आप हमसे पढ़ रहे हैं, आपको आसानी से याद हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अब जुड़वा राजधानी कौन किसे माना जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को माना जाता है जुड़वा राजधानी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में मात्र 2 ही एक ऐसा शहर था जो सबसे ज़्यादा बड़ा शहर था, एक हड़प्पा था, एक मोहनजोदड़ो था। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां कितने भागों में विभाजित थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 2 भागों में। मैंने बताया था कि इस प्रकार से होता था, जो ऊपरी भाग में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, एकदम रईस आदमी, अमीर, जैसे जमींदार, ठीक है, व्यापारी, ऊपरी भाग में रहते थे। जबकि निचली भाग में कौन रहता था? मजदूर, किसान, नौकर, सेवक, ये सब निचली भाग में रहते थे। क्योंकि सभ्यता में बाढ़ आती थी। अब बाढ़ आएगा तो आप ही बताइए कौन डूबेगा? देखिए पानी है, कौन डूब गया? बेचारा निम्न वर्ग का डूब गया। ठीक है। तो ये जो सभ्यता था वो 2 भागों में विभाजित थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्ती, यानी बस्ती क्या होता है? जहाँ लोग रहता है, रहने का 2 भागों में विभक्त था, एक ऊपरी भाग, एक निचली भाग। ऊपरी भाग में अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, अभिजात मतलब अमीर वर्ग। ठीक है। निम्न वर्ग मतलब गरीब वर्ग, जैसे मजदूर, लेबर। ठीक है। इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला। हल का प्रमाण कहाँ मिला? कालीबंगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कालीबंगा स्थित है राजस्थान में। पता ही होगा, ये सब तो पूरा बोर्ड पे हम लिखा दिए थे, अच्छे से बोल दिए थे बाबू, नोट कर लेना। नेक्स्ट है, लोथल कहाँ
और किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने लोथल के बारे में बताया था कि लोथल में ही बंदरगाह के अवशेष मिले थे कि नहीं मिले थे, मैंने लोथल का जिक्र किया था। तो जो लोथल हमारा जो था, यह लोथल गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात। और लोथल किस शहर के निकट है? तो अहमदाबाद। जो गुजरात का जो सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, उससे निकट ही है लोथल, लगभग 15-17 किलोमीटर की दूरी पर होगा लोथल, ठीक है। अब ये जो लोथल जो नदी है वो भगवा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न आएगा? लोथल या तो पूछेगा लोथल किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर हो जाएगा गुजरात। जब पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या हो जाएगा? भगवा, ठीक है। हम आपको अच्छे आपकी सुविधा के लिए 2 क्वेश्चन को एक में कर दिया। आपको भी लगता होगा कि नहीं सर पूरा एक में कर दिए तो आसान कर दिए, ठीक है। अब देखिए, हालांकि अभी तक नंबरिंग 25 ही है, लेकिन देखिए हम आपको कितना बता दिए, हम आपको बहुत बता दिए। हर क्वेश्चन मैक्सिमम हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से तो हम तो आपको अभी तक ऑब्जेक्टिव समझे कि 40 को बता चुके हैं, तो नामे का 25 आपका है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है ऑब्जेक्टिव का, हड़प्पा वासियों द्वारा उपजाए जाने वाली फसलें थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? गेहूं, जौ, सरसों। इसी में आपको ब्रैकेट में थोड़ा सा चौथा ऑप्शन रहेगा इनमें से सभी, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इसलिए आप इस तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह के अवशेष कहाँ मिले? मैंने अभी तुरंत बताया कहाँ मिला, तो लोथल। लोथल कहाँ है? कहाँ है? कमेंट करके लिखिए। गुजरात। लिखने से याद होता है, ठीक है। जब याद करके ना याद हो तो 50 बार लिखिए, 100% याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? मैंने ऊपर बताया था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ही सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग के क्या बने? महानिर्देशक, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो डायरेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट आपका 29वां ऑब्जेक्टिव है सिंधु घाटी के निवासी किस देवी देवता की उपासना, या तो रहेगा उपासना या तो रहेगा पूजा नहीं करते, दोनों बराबरे पड़ता है, ठीक है। पूजा उपासना एक ही है। अब नहीं करते थे, किसका नहीं करते थे? तो विष्णु का नहीं करते थे, ये लोग शिव की उपासना करते थे, मातृ देवी का करते थे, ठीक है। प्राकृतिक जो अवस्था में जो भी, जैसे जल का, आग का, ठीक है, वृक्ष का, जैसे वृक्ष में कौन? तो बरगद वृक्ष जो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, जैसे पीपल का, ये सभी भरपूर मात्रा में सबका पूजा करते थे। सिर्फ विष्णु का ही ये लोग पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको लगता है ये पूरा हो गया प्रथम अध्याय का, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट है इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज। मैंने बताया था मेगास्थनीज किस देश का है? कमेंट करके लिखिए एकदम किस देश का। देखते हैं कि कौन बच्चा याद है, ठीक है, कमेंट करके लिखिए। चलिए बताइए देते हैं मेगास्थनीज किस देश का था? तो यूनान का था, ठीक है ना। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को पराजय किया। किसकी सहायता से? चाणक्य। चाणक्य की सहायता से पराजित किया, और पराजित करने के बाद जो मगध है, मगध का नाम काट करके अपना सरनेम यानी मौर्य के नाम से उन्होंने क्या किया? तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन? तो जो पहला स्थापना करेगा वही उसका प्रथम शासक हो जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न आपका आता है ऑब्जेक्टिव का, भारत का नेपोलियन के शासक, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब यही आपको आपको एक यही प्रश्न आपको रहेगा उलट करके, यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है नेपोलियन को। ये सब कॉमन चीज है, याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी बोल्ड में है रट लेना है, इस बार आएगा, ठीक है ना, इस बार रट लेना है, घोड़ के पी जाना है एकदम। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? आपको अच्छे से याद होगा, मैंने गुप्त काल बताया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था? तो फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम किस नाम से और किस नाम से भी जानते हैं? तो विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं। मैंने बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान में, ठीक है।
पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदय क्या हो जाएगा? उदय भद्र द्वारा। किसके द्वारा? उदय भद्र द्वारा। इसी को उदय भद्र बोलो, उद्दीन बोलो, सब एकरे नाम है, ठीक है ना। बस उदय भद्र उद्दीन इस प्रकार से देखना, टिक मार देना, ठीक है। तो उदय भद्र ने क्या किया? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, ठीक है। नेक्स्ट है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ। मैंने बताया था कि जहां लोग अपना घर बनाते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? जहां लोग अपना घर बनाते हैं उसे हम लोग जनपद कहते हैं, या जहां लोग रहते हैं। तो जनपद मैंने बताया था ना, मैंने जनपद बताया था कि जनपद की संख्या कितना था? तो 40। इन्हीं 40 में शक्तिशाली कितना था? तो 16 शक्तिशाली जनपद था। इसलिए शक्तिशाली को हम लोग क्या बोलते हैं? महा बोलते हैं। महा मतलब महाशक्तिशाली, बलशाली, इसलिए महा हो गया महाजनपद। तो पढ़ते हैं ना महाजनपद कितना? तो 16, ठीक है। नेक्स्ट है वजीज को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया। क्या कहा गया? गणतंत्र। एकदम गणतंत्र रहा वजीज, कोई राजा नहीं, ठीक है। गणतंत्र का मतलब क्या? कोई राजा नहीं। जैसे मगध में राजा था ना, वजीज में नहीं था, ठीक है। ये गणतंत्र था। नेक्स्ट है पतंजलि के महाभाष्य से किसकी जानकारी मिलती है? तो उत्तर हो जाएगा मौर्य काल के। मैंने स्रोत के बारे में बताया था। तो पतंजलि का मैंने तो बताया था। वो अलग बात है, आप लोग अच्छे से मेरा वीडियो नहीं देखे होंगे, स्किप कर करके देखे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है धम्म महामात्रों में किसने नियुक्त किया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक ने। अशोक ने ही धम्म को चलाया, ठीक है। धम्म क्या है? मैंने बताया था, धम्म के बारे में बताया था, ठीक है, कि धम्म सभी धर्मों का सार है। अशोक का जो दिल था वो कलिंग युद्ध के पश्चात पिघल गया। पत्थर से क्या हो गया? पत्थर से कोमल की कोमल जैसा उसका दिल बन गया। इसलिए अशोक ने कहा अब हम जो भी हिंसा करते थे वह हिंसा नहीं करेंगे, बल्कि, ठीक है, वो हिंसा करना छोड़, यानी मार काट करना छोड़ दिया, युद्ध करना छोड़ दिया, सच्चाई के पथ पे चला, गरीबों को दान दिया, इतना दान दिया कि पूरा राजकोषे खाली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 16 महाजनपद। देखिए अभी तुरंत हम बताए थे 16 महाजनपद कैसे आया, ठीक है। 16 महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मगध। मगध कैसे था शक्तिशाली? क्योंकि मगध के पास था गंगा नदी, पानी का कोई कमी नहीं, ठीक है। झारखंड में लोहा भर भर के भरा हुआ था, उसके खदानों में, जैसे आज भी देखिएगा कहाँ, तो जमशेदपुर लोहा भर भर के उस लोहा से हथियार बनाता था। हथियार में कौन था? तलवारें न बनाएगा, पिस्तौल तो था नहीं उस टाइम। उसके बाद चंपारण में हाथी खूब मिलता था, एकदम जंगली इलाका था, ठीक है। हाथी वाथी तो लड़ने के लिए हाथी घोड़ा हो गया, तलवार हो गया, खाने के लिए पानी हो गया, सॉरी पीने के लिए पानी, या जहाँ पानी होगा तो खेती होगा। इसलिए ये जो कहाँ मिलता था? मगध में था। इसलिए मगध काफ़ी शक्तिशाली बन गया था। ऐसे ही नहीं था हमारा मगध। मगध मतलब क्या? आज का बिहार, ठीक है। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 18। देखिए बोल्ड है, सभी इंपोर्टेंट है, रट जाना है, पी जाना है गौर करके। कैसे पीजिए हम नहीं जानते, मगर पी जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? कौटिल्य। कौटिल्य को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाणक्य। और चाणक्य का बचपन का नाम क्या? मैंने बताया, कमेंट करके जल्दी फास्ट में बताइए, क्या नाम चाणक्य का? विष्णुगुप्त। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। आंसर बताते चलते हैं हम, ठीक है। विष्णुगुप्त था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? राजदूत। इसका तो कहानी बहुत अच्छा से हम आपको बताए थे, याद ही होगा आप सबको। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? भारते से हुआ अपना कौन? तो अजात शत्रु ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोप का समुद्रगुप्त कौन? मैंने पीछे भी बताया, तो उत्तर क्या हो जाएगा? नेपोलियन, ठीक है। नेक्स्ट है किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता? उत्तर क्या हो जाएगा? 13वें, जो 13वां जो शिलालेख था उसी शिलालेख में आपका लिखा हुआ है विजय, कलिंग विजय का, ठीक है। नेक्स्ट है मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण नमूना क्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्तंभ, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कौन किया? पता है, हरिसेन। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? MBBI क्वेश्चन है। उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। क्या हो जाएगा? उत्तर गुप्त काल। मैंने बताया था काफ़ी अच्छे से। अब गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहते हैं, ऐसा इसका मतलब ये नहीं समझ जाइएगा कि गुप्त काल में खूब सोना था। बहुत बच्चा समझ जाता है खूब सोना था, ऐसा नहीं होता है। स्वर्ण काल का मतलब होता है वे काफ़ी विकास किया था सभी क्षेत्र में। साहित्य में विकास किए थे, स्थापत्य में विकास किए थे, नृत्य कला, बड़े बड़े भवन बनाए, ठीक है।
इन्हीं को देख करके तो हमारे इतिहासकार कहा कि हमारा जो गुप्त काल है वो किसी स्वर्ण काल से कम नहीं है। ठीक है, इन्हीं विकासों को देख करके। ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, अभी तक 50 पर पहुंचे, बाप रे बाप, अभी 100 और है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक किस वंश का शासक था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, मौर्य वंश का। ठीक है, नेक्स्ट है, आप थोड़ा सा स्पीड में खींचते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से हम तो समझा ही चुके हैं। नेक्स्ट है नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, उत्तर क्या हो जाएगा, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अरे वही चंद्रगुप्त द्वितीय कहिए, विक्रमादित्य कहिए, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहिए, सब बात बराबर। और नवरत्न रखने का जो प्रथा था सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि मिला था, वो मिला था विक्रमादित्य, इसलिए इसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। उपाधि, जैसे महात्मा गांधी जी को उपाधि मिला है ना बापू, हम लोग बापू कहते हैं ना, बापू मतलब कौन, महात्मा गांधी। ठीक है, उसी प्रकार विक्रमादित्य मतलब कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग है, मैंने आपको लेक्चर की वीडियो में अच्छे से बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीम द्वारा 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 102वें। मैंने 8 प्रकार के विवाह को बता दिया था एकदम अच्छे से, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाची विवाह, बताया था कि नहीं बताया था, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया था। ठीक है, देव विवाह बहुत अच्छे से बताया था। नेक्स्ट है अंबालिका किसकी पत्नियां थी, तो विचित्रवीर की थी। ठीक है, नेक्स्ट है घटोत्कच किसका पुत्र था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भीम। ठीक है, तो घटोत्कच तो पुत्र था भीम, और घटोत्कच का मम्मी का क्या नाम था, मम्मी मतलब माँ। ठीक है, माता का नाम। तो घटोत्कच का जो माँ थी वो थी राक्षसी। कौन थी, राक्षसी, जिसकी नाम क्या था, जिसका नाम था हिडिंबा। क्या नाम था, हिडिंबा। ठीक है, तो मम्मी का भी नाम ये कर लो, हिडिंबा नाम था। ठीक है ना। नेक्स्ट है 55वां आपका प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन तक चला, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 18। ठीक है, नेक्स्ट है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, भीम, सबको पता होगा, एकदम इजी है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो शांति पर्व में। मैंने वर्ण व्यवस्था को अच्छे से समझाया था, बहुत बेहतर समझाया था। 4 गो वर्ण था, शुरू से लेकर के एकदम वर्ण में जो भी आपका, ठीक है, गोत्र होता है, गोत्र बता दिया, जाति बता दिया, सब बता दिया था। नेक्स्ट है दुर्योधन की माँ कौन थी, उत्तर क्या हो जाएगा, गंधारी। बहुत अच्छी माँ थी दुर्योधन, गंधारी। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई, उत्तर क्या हो जाएगा, संस्कृत। बच्चा जानता होगा। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की, वेद व्यास ने की। ठीक है, महाभारत को तो बहुत अच्छे से मैंने बताया था। ठीक है, मनुस्मृति में कितने विवाह का उल्लेख मिलता है, तो 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है। गंधर्व विवाह, सुर विवाह, देव विवाह, पिशाच विवाह, फलना प्रकार का विवाह था। ठीक है, नेक्स्ट है महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है, ये भी हो जाएगा 8। नेक्स्ट है वेदों की संख्या कितनी है, तो 4, सबको पता ही होगा। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की, अश्वघोष। नेक्स्ट है बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ। पता था, हालांकि ये हम नहीं समझे, बहुत हमको अच्छा नहीं लगता, एकदम खराब लगता। हम बुद्ध के बारे में आपको नहीं बता पाए, समय नहीं मिला। ठीक है, समझाते ना, याद करने का नहीं जरूरत पड़ता। जैसे अब देखिए, इससे पहले कोई भी याद करने का झमेला हुआ नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इसी में रहेगा प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ, तो वो भी हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका प्रश्न है महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा कपिलवस्तु, जो कि नेपाल में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ठीक है, आपको उसी अध्याय में महावीर स्वामी का उपदेश पढ़ना था, हम आपको उपदेश ना बता पाए, जीवन नहीं बता पाए, समझाए नहीं। खैर कोई बात नहीं, हम समय निकालते हैं, कम से कम हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है सबको आपको अच्छे से समझा है। हम पे भरोसा बस बनाए रखिए, हम चैप्टर वाइज भी आपको समझाएंगे, बेहद अच्छे से समझाएंगे। 4 महीना है, 4 महीना तो काफ़ी है हम। ठीक है, नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ था, तो उत्तर क्या हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है,
नेक्स्ट है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से। ये भी त्रिपिटक आता है चौथे अध्याय में, जो हम आपको नहीं समझाए हैं, ठीक है, हम झूठ क्या बोले, बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? उत्तर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है महावीर ने 5 पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी? रिपीट हो गया 18। नेक्स्ट है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में प्रचलित आपको नहीं हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलवन, जो कि पड़ता है वैशाली, बिहार का वैशाली में, ठीक है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अशोक ने की थी। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति का किस शासन के काल में हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? उत्तर हो जाएगा प्रकृति, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो ब्रह्मा विष्णु महेश की होने लगी उत्तर में। नेक्स्ट है सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? तो रायसेन में पड़ता है। नेक्स्ट है कुंडलवन, जिसे हम कश्मीर को आज हम जानते हैं, कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुई थी? उत्तर हो जाएगा कनिष्क में। मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा, भरोसा रखिए इस चैप्टर को। हिस्ट्री का जितना भी चैप्टर है हम सबको आपको अच्छे से समझा देंगे, बस भरोसा रखिए, हम बस इतना ही कहेंगे, ठीक है, समझा देंगे ना। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मौखिक नहीं बनेगा, याद करने का झमेला नहीं रहेगा, मुजबानी याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेतांबर एवं दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक है। नेक्स्ट है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए? 84,000 बनवाए। नेक्स्ट है हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में मिली? पाली में। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा था। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? उत्तर क्या हो जाएगा? 5 भागों में। नेक्स्ट है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो उत्तर हो जाएगा टोडरमल था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है अकबरनामा की रचना किसने की? तो उत्तर हो जाएगा अबुल फजल, ठीक है। नेक्स्ट है अबुल फजल कृत आइन ए अकबरी में किस शासन का वर्णन है? उत्तर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? उत्तर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, यानी बैन कर दिया? जैसे बिहार में दारू बैन है, उत्तर क्या हो जाएगा? जहांगीर। और बिहार में दारू बैन कौन किया? नीतीश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में तंबाकू का पौधा लाया था, कौन लाया था? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? उत्तर हो जाएगा चीन। ऐसा कहाँ था? तब चीन में था, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा यमुना, पता ही होगा। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने। नेक्स्ट है भारत में सुलह ए कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट है कि किस मुगल शासकों ने हिंदू पर से जजिया कर हटाया? उत्तर हो जाएगा अकबर। तो प्यारे बच्चों 100 आपको समाप्त हो गया, 100 ऑब्जेक्टिव समाप्त कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में 100 और हम कराएंगे, यानी कि 200 तक कराएंगे। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव में हम 300 तक कराएंगे, फिर चौथा में 400 तक कराएंगे और ऑब्जेक्टिव समाप्त करके हम सब्जेक्टिव पर चलेंगे। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, जय हिंद।